Bismillahirrahmanirrahim. Now, dear students, exercise review 10. So, first of all, we will attempt question number 2. Now, look at the whiteboard. There are two triangles named as A, B, C, congruent to the other triangle L, M, N. यानी ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये उसने हमें दे रखा है. दिस इज व्हाट कार्ड गिवन है. ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन. तो कल भी मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर corresponding angles as well as their corresponding sides are congruent to each other. In other words, they are equal to each other. Now in this case we have to find the unknown. अब आप इसमें देखें कि हमें इसमें एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है. दैट इज मेजर एंगल एम, पहला पार्ट. नाउ सिमिलरली पार्ट 2 मेजर एंगल एन, मेजर एंगल ए, यानी तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के. अब अगर आप गौर से देखें तो एंगल एम जो है वो इस ट्राइंगल एल एम एन का एंगल है और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मेजर एंगल बी को. इसलिए मैंने मेजर एंगल एम जो है ये बुक में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर इतना लिखा हुआ है इज इक्वल टू, और आगे जो है ये चीज़ ये अननोन है. तो मेजर एंगल एम of triangle LMN, it corresponds to the angle B of the triangle ABC. और B की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं that is equal to 30. तो it means कि मेजर एंगल M and मेजर एंगल B both are of 30 डिग्री. फिर उसके बाद मेजर एंगल N यानी ट्राइंगल LMN का जो एंगल N है वो ट्राइंगल ए बी सी के एंगल सी को कॉरस्पॉन्ड करेगा. और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास, यानी एंगल एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 60 है. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ट्राइंगल एल एम एन. इस तरह से एंगल एन जो है उसकी वैल्यू भी 60 होगी. फिर उसके बाद मेजर एंगल ए, वी हैव टू फाइंड इट. और मेजर एंगल ए जो है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मेजर एंगल एल को. सो बोथ आर राइट एंगल्स, सो दे आर इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस सारे प्रोसेस में जो रूल हमने यूज़ किया है, जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. यानी व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये उसने हमें खुद से दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एल एम एन के कॉन्ग्रुएंट है. तो लिहाजा हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने हैं कि एम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे. इस तरह एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी. इसी तरह एन को और फिर उसी तरह ए को आपने फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ तक 2 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अगेन देयर आर टू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन, यानी दो ट्राइंगल्स हैं ऑफ द डिफरेंट शेप. ऊपर वाली जो दो ट्राइंगल थी वो राइट एंगल ट्राइंगल थी, बट दीज आर अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स और दीज आर कॉन्ग्रुएंट. इसमें भी हमने जो अननोन वैल्यूज हैं उससे हमने फाइंड आउट करना है. तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज एक्स. तो एज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन, सो द मेजर एंगल एन, यानी इसका एंगल एन जो है वो इसके एंगल सी के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो इन दिस वे हमारे पास जो एंगल सी की वैल्यू है वो आप देखें गौर से, वो हमारे पास 60 डिग्री है. तो इस तरह से एंगल एन की वैल्यू जो है वो एक्स है, दैट इज अननोन. तो देन एक्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री.
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें भी रीजन हमने यूज की है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी बस ये काम है इस एक्सरसाइज में कि ट्राइंगल्स आर गिवन टू यू, these are congruent triangles, you have to go for their corresponding sides as well as their corresponding angles sometimes. Now let's come for question number 4. In this question there is a, इसमें एक ही फिगर है और इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है आपके सामने, ट्राइंगल ए बी सी, और फिर उसकी लाइन जो ए डी है दैट इज अ परपेंडिकुलर नॉर्मल, इट इज द हाइट ऑफ द बेस बी सी। और इस तरह से ये ट्राइंगल ए बी सी को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। आपका जो एल्टीट्यूड ए डी है इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, यानी ए डी इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इस एल्टीट्यूड ने, और वैसे अगर आप उससे पहले देखें तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी बॉयज, ए बी सी ओवरऑल बड़ी ट्राइंगल को, इसकी दो साइड जो है वो ए बी और ए सी दे आर इक्वल। सो अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं और उन दो साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी इसमें इसके जो बेस एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल सी बोथ आर इक्वल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो एंगल हैं जो इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स को फेस कर रहे हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा उसने हमें खुद से दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला पार्ट ए बी डी, ये ट्राइंगल इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, यानी दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वाली यूज करेंगे। तो आइसोसेलेस के रूल से भी हम कर सकते हैं, वो एक ही चीज बनती है, वही रूल बन जाता है। अब आप देखें इसका मेजर एंगल बी इज इक्वल टू द मेजर एंगल सी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो वैल्यू ऑफ बी इज 55 डिग्री और वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 5x + 5, और इस तरह से 5x इज इक्वल टू 55 - 5 और x इज इक्वल टू 50/5, यानी x इज इक्वल टू 10। तो लिहाजा x की वैल्यू जो है, x इज अननोन एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10। इसका पहला पार्ट तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट में देयर इज अनदर अननोन दैट इज m, और वो हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को लेकर सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी, द अदर ट्राइंगल इज ए सी डी, और बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, यानी जो साइड मेजरमेंट बी डी है ये साइड सी डी की इक्वल है। और इसकी रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो बी डी इज इक्वल टू 5m - 3, ये उसने दे रखा है, और सी डी की वैल्यू जो है ये भी मेंशन है, 2m + x 6 है। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग 3m विल बी इक्वल टू 9, यानी 3 उधर जाकर 6 में प्लस होगा और 2m इधर आकर 5m में से माइनस होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 9, और इस तरह से m इज इक्वल टू 3, यानी ये वाला 3 9 के ऊपर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों अननोन्स की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है ये एनुअल पेपर्स में इनमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, यानी प्री बोर्ड हो, फर्स्ट टर्म हो, या मंथली असेसमेंट का टेस्ट हो, या एनुअल बोर्ड हो, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन इनमें से आएगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपके सामने देखें दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, और इसमें भी हमने अननोन्स को फाइंड आउट करना है। तो देयर आर टू अननोन्स, एक x अननोन है और दूसरा y अननोन है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स चूंकि कॉन्ग्रुएंट है लिहाजा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखेंगे हम। सो पी क्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रही है साइड ए बी को, लिख दिया कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। सो पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू दैट इज गिवन टू यू
इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास x है, वो हमने पी क्यू के नीचे लिख दी, और ए बी की वैल्यू जो है वो आप देखें 3 सेंटीमीटर है। सो इन दिस वे x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दूसरी साइड पे आप देखें पी आर 5 सेंटीमीटर, पी आर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सी, यानी दोनों के हाइपोटेन्यूज हैं। जब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल होते हैं। सो y minus 1 is equal to 5, both are corresponding sides, और फिर y is equal to 5 plus 1 6। इसमें भी हमने प्रॉपर्टी जो यूज की है वो यही की है, corresponding sides of congruent triangle, यानी when two triangles are congruent their corresponding sides are always equal to each other। इस तरह की हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर दी है। अब इसका एक ही क्वेश्चन है, वो है नंबर 1, उसको अभी सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन 1 जो है दैट इज बेसिकली एमसीक्यूज के हवाले से है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें आपकी सारी इस चैप्टर्स की जितनी हमने डेफिनेशंस की हैं, पास्टुलेट्स, एक्सियम वगैरह, और उनके रिलेटेड है ये इंफॉर्मेशंस। Review exercise 10, class 9th, mathematics, और question number 1, first part, a ray has two endpoints, you people will have to tell whether it is true or false। यानी रे का पूछ रहा है बच्चों कि रे जो है इसके 2 एंड पॉइंट्स है, तो वैसे आंसर इसका जो है वो फॉल्स है। अब ये है रे आपके सामने, इसको रे कहते हैं, ए बी। तो मैं कुछ चीजें आपको रे के बारे में बता दूं कि रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, बुक वाले ने 2 कहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन आएगी वो फॉल्स आएगी। तो रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, रे इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल, इन अदर वर्ड्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर। तो ये आमतौर पर एक वेक्टर को शो करती है। तो ए जो है वो इसका एंड पॉइंट है, और दूसरा एंड पॉइंट इसका नहीं पता। सो इन दिस वे रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। और जब हम इसको लिखते हैं रे को, तो ए बी और इसके ऊपर ये इसका सिंबल आता है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे ए टू बी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ए टू बी है। ए इसका एंड पॉइंट है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी इसका जो है वो हेड है, यानी ए टू बी इसकी डायरेक्शन है। और इस तरह से रे का एक ही एंड पॉइंट होता है। अब इसके बाद दूसरी चीज इसी के रिलेटेड है, ए बी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। सो लाइन सेगमेंट बॉयज हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, और इट इज नीदर एक्सटेंडेबल। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि रे को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी बी की डायरेक्शन में अप टू एनी एक्सटेंड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे सन रेज आर कमिंग टू अस फ्रॉम द सन टूवर्ड्स अर्थ, और इसी तरह ए बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। और तीसरी जो है वो ये है आपकी, जिसे हम लाइन कहते हैं। लाइन के दोनों एंड्स पे एरो हेड्स होते हैं,
it is either extendable, symbolic representation, it has no end point, line segment has two end points, a line has no end point और रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ये आपने फर्क इनमें याद रखना है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, ये लाइन सेगमेंट है और दिस इज सिंपल लाइन। तो ये फर्क जो है ये आपने रखना है। लेकिन हमारे पहले पार्ट का जो आंसर है वो एफ आएगा, यानी फॉल्स है। रे हैज टू एंड पॉइंट, इट मीन इट इज रॉन्ग। उसके बाद बच्चों ये जो लाइंस हैं इनकी पोजीशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइंस आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, कि समटाइम्स दीज आर हॉरिजॉन्टल, समटाइम्स आर लाइन इज इन द वर्टिकल फॉर्म एंड समटाइम्स इट इज इन द slanting position. यानी a straight line can be an horizontal, a straight line can be a vertical, and a straight line can be in an inclined plane, यानी कि जैसे फिजिक्स में आपने देखा inclined plane है तो that is a slanting height. So dear students, horizontal, vertical and slanting, or it is a height, it is a perpendicular, it is a normal, it is an altitude, it is an orthogonal, and similarly this is what called horizontal line. और ये वाली जो लाइन आपकी तिरछी आती है इसको slanting height कहते हैं, that plays the role of an hypotenuse in a right angle triangle. तो ये लाइंस की पोजीशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली तीन पोजीशन में अकर करती है कि sometimes these are in the horizontal direction, sometimes these are in the vertical direction, and sometimes these are in an inclined plane, यानी in the slanting position में आती है। इसके अलावा लाइन किसी और पोजीशन में नहीं आ सकती। और लाइंस की बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं स्ट्रेट लाइंस की। समटाइम्स इट इज अ लाइन सेगमेंट, समटाइम्स इट कैन बी अ रे, एंड समटाइम्स इट कैन बी अ सिंपल लाइन। इसके अलावा और भी आती है फिजिक्स के अंदर, आपने देखा है कर्व लाइन है और फिर उसके बाद जिगजैग है, यानी ये भी एक फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ ब्राउनियन मोशन है, तो उसमें भी आपका लाइन का जिक्र मिलता है। तो बहरहाल एनी हाउ जो हमारे कॉन्सेप्ट की बात है, हमारे सिलेबस के रिलेटेड चीज़ें हैं वो यही है। तो बहरहाल याद रखना है कि रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट भी करती है। उसके बाद फिर लाइन सेगमेंट है, इसकी मेजरमेंट जो है वो फिक्स होती है। और दूसरे लफ्जों में हम इसका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मिड पॉइंट पॉसिबल है, रे का मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं होता और लाइन का मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं होता। इसके नो एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 2 बच्चों। इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, यस इट इज ट्रू, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। और अगर हम इसमें दूसरा राइट एंगल बनाने की कोशिश करें वो तो दो एंगल का ही सम 180 हो जाएगा, तो फिर तीसरा एंगल हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो लिहाजा किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल आ सकता है बच्चों, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है बच्चों। लेकिन मैक्सिमम किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों अक्यूट एंगल आ सकते हैं और कम से कम किसी ट्रायंगल के अंदर दो अक्यूट एंगल होते हैं। ये याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम एक ही 90 डिग्री का एंगल आ सकता है और मैक्सिमम एक ही ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल मोर देन 90। लेकिन किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया जहान की कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की हो, उसमें हमेशा दो अक्यूट एंगल होंगे। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तीनों हो सकते हैं। यानी अब आप देखें इसको, इस ट्रायंगल को, इसके तीनों जो है वो अक्यूट एंगल है, यानी हर एक की जो मेजरमेंट है वो 90 से लेस है, तो ये अक्यूट एंगल है। तो मैक्सिमम 3 अक्यूट एंगल आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 2 हमेशा होंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यानी इसमें राइट एंगल जो है वो एक ही आ सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी एक ही हो सकता है। तो अब दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो ट्रू है। नंबर 3,
3 points are said to be collinear if they lie on the same line. Yes, true है. 3 पॉइंट जो आपके हैं C, B और फिर उसके बाद A, if these points are lying on the same line, यानी ये लाइन LM है, और इसके ऊपर ये 3 पॉइंट उसने मेंशन किए हुए हैं A, B, C, they are lying on the same line, so that's why A, B, C are collinear. Yes, it is true. तो collinear points की definition, collinear points की definition जो है that is very important. हर साल ये पेपर में आती है बच्चों, इसको भी याद रखना है. collinear points, so 3 are more than 3 points, 3 or more than 3 points lying on the same straight line are said to be collinear points. यानी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो इन पॉइंट्स को हम collinear points कहते हैं. और आपके सामने इस फिगर में देखें A, B and C are collinear points. और अगर वो पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना लाई करें तो then these are non-collinear. A, B and C, this is point A, this is point B and C. So here A, B, C are non-collinear points. यानी point A, B and C are non-collinear because these are not lying on the same straight line. But here A, B and C are collinear because these are lying on the same straight line. तो क्या definition है collinear points की? कि 3 or more than 3 points lying on the same straight line are said to be collinear points. उसके बाद नंबर 4, parallel lines. 2 parallel lines intersect at a point. This is false. Parallel lines never intersect each other. They always remain at the same distance apart. यानी इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक ही रहता है. और these are, जितना इनको आप एक्सटेंड करते जाएं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज इम्पॉसिबल. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो इसका जो आंसर है 4th पार्ट का वो फॉल्स है. पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. और दूसरी किस्म की जो लाइनें हैं कि समटाइम्स दीज आर पैरेलल और समटाइम्स दीज आर इंटरसेक्टिंग. अब ये जो नीचे मैंने अपने पास से 2 लाइंस बनाई आपके लिए, these are not parallel, these are intersecting lines और this point is called their point of intersection. और इसी तरह तीसरी किस्म की ये हैं 2 लाइनें, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन जब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें तो these are called identical. तो बहरहाल पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. और इसका आंसर जो चौथे का है वो फॉल्स है. 5वें का 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट. यस, ये ट्रू है कि 2 लाइन जो है वो हमेशा एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं. एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन उनकी पॉसिबल नहीं है. यानी 2 लाइंस दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली 1 पॉइंट. पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. और दूसरी बात, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन जो है बच्चों ये भी याद रखना है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नेवर बी पैरेलल टू अ सेम लाइन. यानी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती. ये प्लेफेयर एक्सियम है, ये प्लेफेयर पॉस्टुलेट है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. तो बहरहाल हमारा जो 5 का जो आंसर है ऑप्शन वो ट्रू है. और उसके बाद 6, a triangle of congruent sides has non-congruent angles. This is false. अगर ट्राइंगल की साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी अगर एक ट्राइंगल्स की
सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी उसकी तीनों साइड्स इक्वल है। जैसे कि अब आप देखें यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी दीज आर इक्वल। तो फिर इसके तीनों एंगल जो हैं दे विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और वाइस वर्सा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैव कॉन्ग्रुएंट साइड्स। यानी अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल्स होंगे, तीनों साइड्स को जो एंगल्स फेस करेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और फिर ऐसी सूरत में ये एक स्पेसिफिक टाइप की ट्राइंगल बन जाती है। जब तीनों एंगल्स इक्वल आए और उनका सम डेफिनेटली 180 होना चाहिए, तो फिर हर एंगल जो है वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो फिर क्या इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं, खास वर्ड कि इक्यू लेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज एन इक्यू एंगुलर, यानी इक्यू लेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज एन इक्यू एंगुलर ट्राइंगल भी होती है, यानी उसके तीनों एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई 6 हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो 6 का जो आंसर है वो फॉल्स आएगा, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो और उसके एंगल, ये नहीं हो सकता कि वो नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल हो, बल्कि उसके एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज 10 है वो वी हैव कंप्लीटेड इट थॉरोली। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो थ्योरम वाला चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे। बाकी पास्टुलेट्स वगैरह सारी समरी में आप देखेंगे, जितनी डेफिनेशन है वो अब आप सबको उन सब का कॉन्सेप्ट आपको आप गेन कर चुके हैं। बस ये बंद कर, काफ़ी है लेक्चर।